नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज का आपके चैनल लव यू ज़िंदगी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? मुझे ऐसा लगता है आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्रियाएं से काल, वाच्य, अव्यय और निपात के कुछ प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों हमने इससे पहले जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए हैं उन सब टॉपिक आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि वो हर हिंदी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों क्रियाएं से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपको मैं आज पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखिए आप लोग। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है या माँ स्वेटर बुनती है। ये यूपी पीसीएस के पूछा गया सवाल है। तो अधोलिखित क्रिया किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो आप बताइए। तो अकर्मक क्रिया किसमें हो है? श्याम हंसता है, श्याम हंसता है सी में अकर्मक क्रिया है। प्रश्न नंबर 2 देखिए आप लोग। 2 में जो क्रिया अभी हो रही है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? पहला अपूर्ण क्रिया, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूत। तो यहाँ पे आप देखिए जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? मैंने आपको क्रिया से, काल से, अव्यय से सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। तो आप देखिए क्या कहते हैं उसे? अपूर्ण वर्तमान। क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान। तो इसका ए सही हो जाएगा। फिर देखिए आप लोग प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आप देखिए अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये चीजें तुम्हें जी ललचाती हैं। श्याम सोता है, वह अपना सिर खुजलाता है। तो ये बताइए कि क्या है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं। श्याम सोता है, वह अपना सिर खुजलाता है। तो आप ध्यान दीजिए इसमें जो है इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, उत्तर होगा तो सी। तो देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। प्रश्न नंबर 4 में निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक खिलौने पाकर हंसता है। तो वाल्मीकि जो है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया होती है कि बालिका निबंध लिख रही है, लिखना पढ़ना, मतलब लिखना पढ़ना और दौड़ना, मतलब ये जो चीजें हैं ये सकर्मक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 का बी सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो पूर्णकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अपूर्ण क्रिया। तो प्रश्न नंबर 5 का क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में आपको पता है कि कर्ता जो है किसी और से अपना कार्य कराता है। उसके बाद देखिए रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो आप बताइए कितने भेद होते हैं रचना की दृष्टि से? तो बी 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, ठीक है। उसके बाद आप देखिए क्रिया मतलब रचना कौन कौन से 2 भेद होते हैं? मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। कौन कौन से? मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, ठीक है। आगे देखिए आप लोग प्रश्न नंबर 7। निम्न में से वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया है? किसमें अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया क्या होती है? वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है। वाक्य में
जो अपेक्षा कर्म की क्रिया नहीं रखती है वो क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है, तो देखिए शिष्य सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है। तो इसमें क्या होगा सही, बालक शिशु सो रहा है। प्रश्न नंबर 7 का क्या होगा, ए, क्योंकि जो अकर्मक क्रिया होती है उसमें जो है कर्म की अपेक्षा नहीं की जाती है। उसमें जो है जैसे चलना फिरना दौड़ना रोना ये सब क्या होता है, हमारा अकर्मक क्रिया होती है। तो आगे देखिए आप लोग, प्रश्न नंबर 8, वे अविकारी शब्द जो शब्दों वाक्यों और वाक्य खंडों को जोड़ते हैं। वे अविकारी शब्द जो शब्दों वाक्यों और वाक्य को जोड़ते हैं, तो वो कौन सा होता है अविकारी शब्द, बताइए आप लोग। किसको जोड़ते हैं, शब्दों को, वाक्यों को और किसको, वाक्य खंडों को। तो वो हो जाएगा हमारा समुच्चय बोधक। वो हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक। क्यों, क्योंकि समुच्चय बोधक होते हैं दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। ठीक है, जिसमें और मतलब जो ऐसे शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, शब्दों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं, जोड़ना जहाँ पे आ जाएगा वही हमारा समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं हम। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 में देखिए आप लोग, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है, सहायक क्रिया, नाम बोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या भूतकालिक क्रिया। तो बताइए आप लोग क्या होता है, क्या होगा, सी होगा हमारा, कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया करता है उसी को क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो आगे देखिए, तो पूर्वकालिक क्रिया आपको पता है, जब क्रिया के से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। जैसे जैसे समझो कि मैं अभी सोकर उठा, मैं यहाँ लिख रही हूँ मैं, जैसे मैं अभी सोकर, ठीक है जान लीजिए, आप लोग समझ लीजिए ना, मैं मतलब यहाँ पे क्या, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर तुरंत दूसरी क्रिया अगर हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। आगे देखिए आप लोग, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 का देखिए आप लोग, यहाँ पे कह रहा है कि उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है, कि मतलब उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। तो यहाँ पे आप बताइए संबंध बोधक में क्या होगा, तो बिना, क्या होगा, बिना। ठीक है, तुम उसके बिना कुछ नहीं हो। संबंध बोधक मतलब क्या होता है, संबंध बोधक वे अविकारी शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य में अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संयोग का बोध होता है। जैसे जैसे कहेंगे कि मैंने घर के सामने, मेरे घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं, तो मेरे घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के सामने उसमें संबंध बोधक हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 देखिए, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भविष्य और सामान्य भविष्य। तो राम खाता होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। क्यों होगा संदिग्ध वर्तमान, क्योंकि जैसे संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है, जैसे क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने में संदेह का बोध हो वही संदिग्ध होता है। जैसे श्याम इस समय पत्र लिखता होगा,
अगर ऐसा बोलेंगे कि श्याम इस समय पत्र लिखता होगा, तो यहाँ पे आप देखिए वो हमको उसको पता नहीं है कि श्याम क्या लिखा होगा कि लिखने जा रहा होगा, संदिग्ध मतलब संदेह की अवस्था हो, है ना। तो इसी को संदेह, राम खाता होगा, तो राम खाता होगा ये हमें कंफर्म पता नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सी। आगे देखिए आप लोग प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है, भाववाच्य का उदाहरण है। तो भाव आपको बताया था वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो आपको भाववाच्य का क्या अर्थ होता है, क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो, मतलब जिस वाक्य में भाव का ज्यादा महत्व होगा उसी को भाववाच्य कहते हैं। जैसे पहला है, मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता। तो आप इसमें बताइए कि इसमें भाव कहाँ से पता चल रहा है, किस वाक्य में ज्यादा भाव की प्रधानता है। तो यहाँ पे है डी जो है हमारा, उसमें भाव की प्रधानता है। क्यों, धूप में चला नहीं जाता, मतलब उसे तकलीफ हो रही है, ठीक है, तो उसको भाव प्रकट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा 12 का क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग प्रश्न नंबर 13, राम से पत्र लिखे गए हैं, राम से पत्र लिखे गए हैं किस वाच्य का उदाहरण है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृत कर्मवाच्य। तो आप बताइए राम से पत्र लिखे गए हैं, इसमें कौन सा उदाहरण है। तो ये क्या है, एक कर्मवाच्य है, कर्म कराया जा रहा है ना, इसमें कर्म की प्रधानता है। तो कर्म का क्या मतलब होता है कर्मवाच्य का, कि क्रिया के जिस रूप में वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो, मतलब राम जो पत्र लिख रहे हैं उसमें उनका कर्म है ना। जैसे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य, क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य, ठीक है। तो इसी का एक और उदाहरण जैसे समझिए कि जैसे मैंने बोला कि छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, तो यहाँ पे छात्रों का जो कर्म है वो नाटक है और वो मतलब उनके उससे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता हो रही है। अच्छा, उसके बाद हम देखिए प्रश्न नंबर 14, एक सेकेंड, हाँ चलिए देखिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है। तो आप इसमें बताइए कि कौन सा भेद होगा कि सीता सखियों सहित है। तो आपको मैंने बताया ना, जब 2 चीजें जोड़ी जाती है ना, जहाँ पे दो देखिए एक तो सीता एक तो सखियां, तो जुड़ना हो रहा है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे जुड़ने की बात होती है वहाँ पे क्या बात आएगी, संबंध। आप आसानी से बता देते हैं, संबंध जुड़े रहे ना, तो संबंध की बात आ रही है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, सी। ना तो समुच्चय बोधक होगा, ना तो क्रिया विशेषण होगा, ना विस्मयादि बोधक होगा, यहाँ पे होगा संबंध बोधक। तो आपको समझ में आया। और संबंध बोधक पता है ना, जिस संबंध में अविकारी है, ये संबंध बोधक अविकारी है जो संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर, और ये इसका मेन जो है आपको ये पता चलेगा कि जो सीता के बाद इसका संबंध जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो संज्ञा या सर्वनाम के बाद, तो वहां पे संबंध बोधक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए आप लोग प्रश्न नंबर 15 देखिए आप लोग, अथवा व्याकरण की दृष्टि है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, संधि, उपसर्ग, अन्वयन और अव्यय। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा जो शब्द जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, वो क्या होता है, अव्यय होता है। तो आप देखिए कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी वाक्य हो, चाहे लिंग से संबंधित हो, चाहे वचन से, चाहे कारक से, चाहे कर्ता से, लेकिन जो अथवा शब्द है वो बदलता नहीं है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर सही हो जाएगा, 15 का उत्तर क्या होगा, अव्यय, क्या होगा, अव्यय, है ना। तो चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 16, क्रिया के जिस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप में कर्ता का लिंग परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बताइए आप लोग। वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में, आज्ञार्थक रूप में। तो क्रिया के जिस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे भूतकालिक। क्या बोलेंगे, भूतकालिक। तो भूतकालिक क्यों बोलेंगे,
बताइए क्यों बोलेंगे भूतकालिक? क्योंकि यहाँ जैसे कोई भी आप भूतकालिक इसलिए हम बोलते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता वहां पे भूतकालिक रूप होता है। आगे देखिए आप लोग, ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 17। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसमें क्या होगा? कर्मवाच्य, कृतवाच्य, गलत वाक्य और भाववाच्य। तो इसमें होगा, क्या होगा? कर्मवाच्य। क्या होगा? कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य क्या होते हैं बताइए? कर्मवाच्य होते हैं क्रिया के जिस रूप में वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मरम वचन जब सीता बोला, मतलब सीता के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे कर्म उसका वचन हो, बोलना हो, है ना, तो यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। तो 17 का क्या हो जाएगा? 17 का क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आप लोग 18। वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल होगा। वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल होगा। क्या होगा? भविष्य, हेतु, हेतु मद, भूत, वर्तमान, आसन्न, भूत। तो यहाँ पे क्या होगा? वह पहुंचा ही होगा। तो यहाँ पे मतलब ये कहा जा रहा है कि जो क्रिया के जिस रूप के कार्य के होने का समय निकट समझा जाए, जैसे जिस कार्य होने वाला हो वहां पे क्या हो जाएगा? कर्म आसन्न भूत हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 का क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। तो इसलिए यहाँ पे डी होगा क्योंकि ये जो है, जो ये वाक्य है वहां पे क्रिया का जो कार्य हो रहा है वो एकदम निकट आ चुका है, वो पहुंचा ही होगा, है ना। तो आसन्न भूत। तो आगे देखिए आप लोग प्रश्न नंबर 19 देखिए आप लोग। निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो सकर्मक अकर्मक क्रिया मैंने आपको पढ़ाया था। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना, पीना। आप बताइए इसमें से क्या होगा? तो जो पीना है वो सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया मतलब जिस प्रकार जो है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया क्या होती है कि अकर्मक क्रिया में आप जो है ये नहीं जान पाते कि जैसे कर्म की अपेक्षा उसमें नहीं होती है, लेकिन सकर्मक क्रिया में क्या होती है? कर्म की अपेक्षा होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीना, मतलब उसको प्यास लगी है तो उसे पानी चाहिए, है ना, तो उसको एक कर्म है, उसको अपेक्षा हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीना। ये ठीक है। आगे देखिए आप लोग 20। निम्न में कौन अविकारी होता है? तो विकारी और अविकारी मैंने आपको बताया था, विकारी 4 होते हैं और अविकारी भी 4 होते हैं। तो कौन कौन से हैं विकारी? अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो आपको पता है अविकारी क्या है? अविकारी क्या है? हमारा अव्यय। क्या है? अव्यय। ठीक है, और ये जो तीनों हैं वो विकारी है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 21। वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? बताइए। थोड़ा, तो आपको मैंने बताया था जहाँ पे नाप तौल की बात आए, जहाँ पे जो है जैसे समझ लीजिए नाप तौल की बात हो रही है, परिमाण की बात हो रही है ना, वजन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 22। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती हैं। संयुक्त धातुएं, विकर्म धातुएं और साधिक सकर्म धातु, और क्या हो गया ये? समस्त धातु। तो क्या होगी ये? यहाँ पे क्या बताएगा? तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी, साधित सकर्म धातु। आगे देखिए आप लोग प्रश्न नंबर 23। निम्न में लिखित में किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा,
मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। तो आपको अच्छे से पता है करूँगा, करूँगा, कहेंगे, है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा भविष्य काल। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं। तो आपको पता है प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है कि वहां पे जो कर्ता होता है ना, वो दूसरों से कार्य कराता है, खुद कार्य नहीं करेगा, तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। लेकिन राम नहीं पढ़ता है, तो राम नहीं पढ़ता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा राम नहीं पढ़ता है, तो राम नहीं पढ़ता है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। आगे देखिए प्रश्न नंबर 25, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। अब विशेषण तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, एकदम डीपली पढ़ाया है, फिर उसके बाद इसकी प्रश्नोत्तरी भी कराई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग इससे पहले की वीडियो देखिए और समझिए कि आप लोग ने कैसे अपने शुरुआत से लेके वर्णमाला से लेके मैं अंत तक आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी, हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगी कि आपको एग्जाम में जरा भी तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखिए अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3, राम लक्ष्मण। तो ये प्रश्न शायद मैंने इसके पहले भी कराया है या फिर आया होगा, रिपीटेड प्रश्न है जो यूपीएससी में पूछा गया है 2000 देखिए किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए प्रश्न मैं आपको बोल रही हूँ। यहाँ पे वे नहीं सब कहते हैं कि हाँ मैंने खुद ही बनाया, नहीं भाई मैं कहाँ से बनाऊंगी। जो जो टॉपिक है उससे बहुत लोग बना रहे हैं प्रश्न, और जो मेन चीज़ जो एग्ज़ाम में आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपको पहले करने जरूर चाहिए, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 25 का होगा क्या कि राम लक्ष्मण, क्योंकि राम लक्ष्मण क्या है, एक संज्ञा है। आगे देखिए आप लोग, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। मुख्य क्रिया को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, तो क्या होती है, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया होती है कि प्रेरणार्थक क्रिया होती है, कि नाम बोधक क्रिया होती है, कि नाम धातु क्रिया होती है। तो यहाँ पे जो मतलब प्रश्न नंबर ए है, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया में हम देखिए पहला क्या, सहायक क्रिया क्या है बताइए। मैंने आपको बताया था सहायक क्रिया और ये दोनों क्रियाओं के बारे में बताया था। तो जैसे क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है ना, तो सहायक क्रिया ये होती है कि मुख्य क्रिया के अतिरिक्त जो भी अंश शेष रह जाता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। ये यूपी टीजीटी एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो है ए। प्रश्न नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है, पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो आप बताइए क्या होगी, पानी बरस रहा है, क्या होगा, पानी बरस रहा है, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि अकर्मक क्रिया में कर्म की अपेक्षा नहीं होता है, ठीक है। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका था, इसमें कौन सा भूतकालिक भेद है। तो आपको पता ही होगा भूतकालिक भेद कितने थे, कितने होंगे बताइए, 6 थे। कौन कौन से, सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमत भूत। तो कितने भूतकालीन भेद थे, तो 6 थे। तो इसमें सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत और संदिग्ध भूत। तो इसमें से आपका पूर्ण भूत होगा कौन सा, मैंने खाना खा चुका था। तो खाना खा चुका क्या मतलब, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काल समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे क्या कहेंगे, पूर्ण भूत कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा सही, प्रश्न नंबर 28 का बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग, एक मिनट, हाँ 29वां देखिए, प्रश्न नंबर 29, ठीक है। चलिए, वह खा रहा था
वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल में आएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा अपूर्ण भूत, है ना, अपूर्ण भूत। क्यों हो जाएगा अपूर्ण भूत? क्योंकि अपूर्ण भूत वह होता है कि जहाँ भूतकाल की क्रिया की अभी समाप्ति नहीं हुई हो, वह अपूर्ण भूत होता है। जो मतलब भूतकाल है ना, उसकी समाप्ति ही नहीं होती अभी, उसी को हम, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं वह खा रहा था, जो खा रहा था अभी खत्म नहीं हुआ है उसका खाना, है ना, तो यहाँ पे अपूर्ण भूत होगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 30। मीरा जोर से हंसी, मीरा जोर से हंसी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीरा जोर से हंसी अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो मीरा जोर से हंसी में क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया, हंसना रोना, है ना, यह कर्मक क्रिया में आता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 देखिए। अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अपूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब पढ़कर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? क्रिया, किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मतलब यहाँ पे कोई एक क्रिया पहले से मतलब पूर्ण हो और उसके दूसरी क्रिया पूर्ण हो, प्रयुक्त हो, मतलब क्रिया पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया पहले से चल रही है तो उसे हम अब पढ़कर क्या होगा, तो इससे पहले पढ़ा होता तो कुछ होता, अब पढ़कर क्या होगा, पहले भी एक क्रिया चल रही है, उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही ए। आगे देखिए प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में आप देखिए कि राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा, खाया होगा क्या है? कौन सी क्रिया है? अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत, आसन्न भूत। तो आप देखिए अगर राम ने खाना खाया होगा में कौन सी क्रिया हो रही है? तो यहाँ पे होगी बी। बी में क्या होगा? संदिग्ध, मतलब उसे पता नहीं है ना, उन्हें संदेह है कि खाया होगा कि नहीं होगा, है ना, खाना होगा यहाँ वहाँ पे कि नहीं होगा। तो यहाँ जहाँ पे संदेह की स्थिति होती है वहाँ पे संदिग्ध भूत होता है। आगे देखिए आप लोग, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। प्रश्न नंबर 33 का देखिए आप लोग। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में सर्वदा, सर्वत्र, इतना, गलत। तो यहाँ पे मतलब परिमाण की वाचक बात कहाँ पे आ रही है? तो सर्वदा, सर्वत्र, गलत, ये तीनों नहीं होंगे, जबकि यहाँ पे होगा इतना। जहाँ पे जो है किसी चीज को मतलब नाप तौल की बात आती है, इतना, थोड़ा, कम, ज्यादा, ऐसे सब शब्दों का जहाँ पे प्रयोग होता है वहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। सॉरी, आगे देखिए आप लोग प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 का आप देखिए, हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना, किसी की चीज ले लेना, प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक और नाम धातु। तो यहाँ पे सी होगा, अनुकरणात्मक क्रिया, प्रेरणार्थक, अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, किसी और की चीज को ले लेना, ठीक है, अनुकरणात्मक ही होगा। आगे देखिए आप लोग, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मूल रूप को? तो मैंने आपको बताया था कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। तो यूपीएससी वीडियो के एग्जाम में ये पूछा गया, 2018 का ये प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, मतलब क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आगे देखिए आप लोग, राम सो रहा है, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। आप सबको पता है कि प्रश्न नंबर 36 का क्या उत्तर होगा। तो आपने मैंने बार बार आपको बोला है कि जहाँ पे कर्म की इच्छा नहीं होती है वहाँ पे अकर्मक क्रिया। तो सोना क्या होता है हमारा? अकर्मक क्रिया। सोना क्या होता है? अकर्मक क्रिया। आगे देखिए आप लोग, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रश्न नंबर 37 का जवाब दीजिए। उठना, चमकना, गिराना, देना। तो क्या होगा?
मतलब किसी के द्वारा कार्य किया जाता है ना प्रेरणार्थक क्रिया में, तो यहाँ पे क्या होगा, गिराना। गिराना क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रश्न नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। सकर्मक क्रिया है लिखना, चलना, सोना, मुस्कुराना, लिखना। तो आपको पता है जिसमें कार्य हो रहा है, जिसमें कर्म की अपेक्षा की जा रही है ना, तो वो क्या हो जाएगा, लिखना। लिखना हमारा क्या है, लिखना हमारा है सकर्मक क्रिया। सड़कें चौड़ी बनाई गई, सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है, सहायक कर्ता, पूरक, मुख्य क्रिया, पूरक कर्ता। तो सड़कें चौड़ी बनाई गई, ये क्या है, चौड़ी क्या है, पूरक शब्द है, क्या है, पूरक शब्द। तो प्रश्न नंबर 39 का है बी सही हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग, प्रश्न नंबर 40, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, नाम धातु क्रिया। मतलब नाम धातु क्रिया क्या है, संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। मतलब जो संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, शब्दों से बने रहते हैं उन्हीं को नाम धातु। जैसे देखिए हथियाना है ना, चिकनाना, ये सब क्या है, ये सब विश्लेषण है, विशेषण है ना, तो मतलब भाववाचक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नाम धातु क्रिया विशेषण। तो इसमें क्या सही हो जाएगा हमारा, प्रश्न नंबर 40 में ए सही हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है, योजक क्रिया, अधिकार घोतक क्रिया, औचित्य बोधक क्रिया, अप्रत्यक्ष क्रिया। तो योजक क्रिया, योजक क्रिया क्या है, योजक क्रिया, तो यहाँ पे योजक क्रिया है हमारा ए, क्या होगा ए, क्योंकि चूड़ी अच्छी थी योजक क्रिया है ना, थी। आगे देखिए आप लोग, योजक मतलब चिन्ह की बात हो रही है, ये मुझे यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है ये प्रश्न को, तो मैं इसको आपको बाद में बताऊंगी। प्रश्न नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो ये रिपीटेड है, ये आपको इससे पहले भी पूछा गया प्रश्न है ना, तो ये आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे अकर्मक क्रिया क्या होगी, पानी बरस रहा है। आगे देखिए आप लोग, प्रश्न नंबर 43 देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी, खिलौना टूट गया। तो राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी, खिलौना टूट गया। तो इसमें सी, उसने कार बेच दी, ये क्या हो जाएगा, बेचना है ना, ये सब क्या होगा, सकर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 43 का क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया है, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया है, चलना, जगाना, पढ़ना, बदलना। तो निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, जगाना, सॉरी, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है जगाना। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा, कौन सा सही होगा, बी। फिर देखिए 45, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है ना, तो उसका एक कर्म है, वहाँ पे उस विद्यालय से है, उसकी एक पढ़ाई के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे कर्म की प्रधानता होगी वहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा वहाँ पे हो जाएगा सकर्मक क्रिया। आगे देखिए आप लोग, दी गई प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है, बताइए, मूलावस्था में, पूर्वावस्था में, उत्तरावस्था में और उत्तमावस्था में। तो जो दो प्राणियों के बीच, वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है में क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्य बोधक और नाम बोधक। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, तो यहाँ पे नाम बोधक संयुक्त क्रिया का बोध नहीं है, सॉरी। निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए।
रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। तो आपको बताइए इसमें से अपूर्ण भूतकाल कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल बताइए। इसमें अपूर्ण भूतकाल है, क्या होगा? रामू खाना खा रहा था। ठीक है, ए से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 का देखिए, अपने कटोरा भर दूध पिया। अपने अपने आपने यहाँ पे होगा, अपने नहीं होगा, आपने। ठीक है, यहाँ पे आपने होगा। आपने कटोरा भर दूध पिया। यहाँ पे वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? यहाँ पे भर, भर शब्द हमारा क्या हो जाएगा? ये है अव्यय शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर सी। आगे देखिए, मैंने वहाँ होकर आया हूँ। मैं वहाँ होकर आया हूँ। तो यहाँ पे होगा वहाँ। वहाँ क्या है? एक अव्यय शब्द है। यहाँ वहाँ एक अव्यय शब्द है। आगे देखिए, ठीक है, एक रिपीटेड प्रश्न हो गया था तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा प्रश्न करा देती हूँ। आज हम 50 ही करने वाले थे, लेकिन आपको देखिए, वह एक सप्ताह बाद आया। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह एक बाद आया, तो यहाँ पे है क्रिया विशेषण शब्द बाद। क्या है? बाद। बाद, क्योंकि बाद किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो स्त्रीलिंग जो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे कर्ता बदले, चाहे जो है कर्म बदले, चाहे लिंग बदले, सब के लिए वो बाद शब्द वही रहता है। तो वही हमारा अव्यय हो गया। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न। हाँ, तो आज हम इतना ही करेंगे, प्रश्न नंबर 51 तक ही करेंगे। तो अगर आप लोग बताइए कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी क्लास को आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। धन्यवाद।